जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चाणक्य स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक बहाली का जो फॉर्म आया हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक पॉलिटी की पूरी सीरीज शुरू की है, जो मात्र 20 से 21 घंटे में पूरी पॉलिसी कवर करने की बात कही गई है। और उसी क्रम में आज हम लोग पहला वीडियो को काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया। इसी क्रम में आज दूसरा वीडियो है, जिसमें पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि संविधान क्या है, संविधान क्यों है और संविधान कैसे है। और आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और संविधान का निर्माण देख रहे हैं, यानी कि भारत का जो संविधान है इसका निर्माण कैसे कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर इसमें काम करते हैं, कौन कौन से चीज़ों को देखा जाता है और ये आपके परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि संविधान का निर्माण जो है ये कैसे होता है। तो संविधान के निर्माण के क्रम में अगर हम लोग देखें तो देखिएगा, संविधान का जो निर्माण होता है इसमें एक संविधान सभा की मांग की जाती है, यानी कि संविधान सभा के गठन के लिए एक मांग की जाती है कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इस तरह के मांग बहुत पुराने ज़माने से ही आ रहे हैं, यानी कि 1857 के क्रांति के बाद से भारतीय लोगों द्वारा इस तरह के मांग उठाने लगे थे भारतीय लोग कि भारत का जो संविधान होगा ये भारतीय द्वारा निर्मित होना चाहिए, या भारत का जो शासन चल रहा है ये भारतीयों के द्वारा बनाए कानून के द्वारा ही चलना चाहिए। कई बार आगे भी हम लोग देखते आ रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हों या मोतीलाल नेहरू हो, सबने अपने अपने तरीके से संविधान के निर्माण के लिए अंग्रेज़ों से बात की थी, लेकिन हमेशा ये बात टलती गई। सबसे अगर बात के क्रम में हम लोग देखें तो इसमें आते आते देखते हैं कि संविधान सभा की जो मांग का एक लिखित दस्तावेज पूरी तरह से तैयार करके किसी ने दिया, तो ये एम.एन. रॉय थे। यानी कि एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 ईस्वी में अंग्रेज़ों से एक संविधान सभा की मांग की गई थी। यानी कि संविधान सभा की जो मांग की गई थी ये एम.एन. रॉय के द्वारा सर्वप्रथम, अगर पूछे तो कहिएगा कि सर्वप्रथम एक संविधान सभा की जो मांग की गई थी ये एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी 1934 ईस्वी में। एम.एन. रॉय जो थे एक तरह से ये वामपंथी नेता थे, यानी कि लेफ्टिस्ट थे, लेकिन इन्होंने संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग सबसे पहले ये की थी। उसके बाद क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1935 ईस्वी में एक संविधान सभा की मांग की जाती है, और इसके बाद क्या होता है कि एक प्रस्ताव लाया जाता है 1938 ईस्वी में। और इस प्रस्ताव को कौन पेश किया था, तो ये पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि जो भारत के संविधान सभा का गठन होगा इसका आधार क्या होगा, चुनाव के आधार पर हम लोग इसको लेके आएंगे, जो कि कैसे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन होगा वो चुनाव के आधार पर होगा और वयस्क मताधिकार उसमें देखा जाएगा। फिर इसी के बाद इसको 1940 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकार कर लिया जाता है और इसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। यानी कि इस तरीके से क्या हुआ कि संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कदम हम लोग आगे चलते हैं। फिर इसमें देखिएगा तो संविधान सभा का गठन हो जाता है कैबिनेट मिशन 1946 के अनुशंसा के आधार पर। यानी कि आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े भी थे कि संविधान सभा में 3 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। उसमें क्रिप्स भी थे, और ये सभी लोग मिलके जो आए तो इन्होंने कैबिनेट मिशन 1946 की अनुशंसा की। अनुशंसा पर इस संविधान सभा का गठन हुआ। हालांकि शुरू में इसे मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, फिर अंततः ये कैबिनेट मिशन के समझाने पर मान गए थे, और इस तरह से 389 सीटों का गठन किया गया। और 389 सीटों का जो गठन किया गया इसका आधार क्या रखा गया, तो कहा गया कि ये जनसंख्या के आधार पे इसका गठन किया जाएगा। तो 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीटें रखी गई कि जहाँ की जनसंख्या 10 लाख वहाँ पे 1 सीट, या जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उसको डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से, 10 लाख से, और उतनी सीटें उनको दे देंगे। फिर देखिएगा तो 389 सीटों का भी बंटवारा किया गया था। इस बंटवारा में देखिएगा तो 296 सीटें जो थी ये ब्रिटिश प्रांत से चुनी जानी थी, यानी कि जहां अंग्रेज़ों का डायरेक्ट शासन था उसके द्वारा 296 सीटें रिजर्व रखी गई कि ब्रिटिश प्रांत से चुनी जाएगी। और 93 सीटें जो थी ये कहा गया कि देसी रियासतों से, यानी कि जहां राजा का शासन होता था, राजा के शासन जहां पे रहते थे, तो या तो राजा अपने द्वारा किसी प्रतिनिधि को उसमें भेजेंगे, स्वयं आएंगे, जो भी हो, यानी कि उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि उसमें भाग लेंगे। उसके लिए 93 सीटें रिजर्व रखी गई। और इस 296 सीटों का जो चुनाव हुआ इसमें भी देखिएगा तो 292 सीटें जो थी ये गवर्नर के अधीन थी,
और 4 जो सीटें थी ये मुख्य आयुक्त के अधीन होती थी। और मुख्य आयुक्त कहाँ कहाँ शासन करते थे? तो दिल्ली में, अजमेर और मड़वार वाला इलाका एक होता था, कुर्ग में और बलूचिस्तान में। इन चारों जगह से 4 प्रतिनिधि चुन के आए थे। 296 सीटों का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में देखिएगा तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य जो थे इन्हें 15 सीटें मिली। अन्य में यानी कि बहुत सारे छोटे दल भी थे और कुछ लोग स्वतंत्र भी लड़े। तो इस तरीके से 15 सीटें अन्य के खाते में चली गई थी। फिर इसके बाद संविधान सभा का जो एक गठन था ये हो गया, इसके सदस्य चुन के आ गए। और हम लोग आगे देखते हैं कि इन्होंने अपना जो काम शुरू किया, इन्होंने कार्य विधि जो इनकी थी, किस तरह से संविधान के निर्माण में इन्होंने काम शुरू किया, इसको देखते हैं। तो इसका कार्य विधि अगर हम लोग देखें तो इसकी पहली बैठक यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को रखी गई। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि संविधान सभा के लिए निर्माण का जो काम शुरू हुआ, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सभा के सबसे वरिष्ठ आदमी थे और वरिष्ठ के कारण ही उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हालांकि फ्रांस में देखिएगा तो ये प्रक्रिया फ्रांस में चलती है कि सभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे ही अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। तो वही नियम वहाँ पे लगाया गया और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर इसकी दूसरी बैठक देखिएगा तो 11 दिसंबर 1946 को होता है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। यानी कि ये क्या हो गए? अस्थायी हो गए। अब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया और एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी इन दोनों को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के संविधान सभा के लिए 2 उपाध्यक्ष थे। और बी.एन. राव को देखिएगा तो बी.एन. राव सलाहकार के रूप में चुने गए। यह सवाल बहुत बार पूछता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। तो इसके बाद हम लोग फिर देखें कि संविधान सभा के द्वारा और भी अन्य काम क्या क्या किए गए। तो पहले इसके बाद देखिएगा तो तीसरा बैठक इसका हम लोग देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये थर्ड बैठक जो इसका है ये 13 दिसंबर को हुआ, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसी में एक प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव जो था ये पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्ताव लाया गया और इसे ही उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में कहा गया। इन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया यानी कि पूरे संविधान के निर्माण का एक खाका ही बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि हमारा संविधान कैसा होगा, यानी कि संविधान के पूरे दर्शन इन्होंने अपने प्रस्ताव में बताए कि संविधान किस तरह से काम करेगा, संविधान में कौन कौन से प्रावधान होंगे, संविधान का जो हमारा देश का निर्माण होगा उसमें किस तरह से योगदान होगा। इस सारा चीज़ को लेके इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव में रखा और इसी को सब उद्देश्य प्रस्ताव को इसी को आधार मान के हमारा संविधान का निर्माण हुआ। और अंततः हम लोग देखिएगा तो उद्देश्य प्रस्ताव को अपने संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिए हैं। तो उस समय हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव को यानी कि हमने अपनी प्रस्तावना को अगले क्लास में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कब कब उसमें बदलाव किए गए और आज का जो मूल प्रस्तावना है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अन्य काम को अगर हम लोग देखें, संविधान सभा के जो अन्य काम थे कि चूँकि उस समय तो दूसरे कोई थी नहीं, एक संविधान सभा ही थी जो भारत के लिए विधि भी बना रही थी और संविधान का निर्माण भी कर रही थी। चूँकि 1947 में जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया उसके बाद इसने एक कानून बनाने का भी काम शुरू कर दिया और संविधान बनाने का भी काम शुरू कर दिया। यानी कि फिर हम लोग देखें तो इसमें 22 जुलाई 1947 को हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको मान्यता किसने दिया था? तो हमारी संविधान सभा ने दिया था। यानी कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जिस रूप में है इसको स्वीकार करने का काम किसके द्वारा किया गया? तो ये हम लोग के संविधान सभा के द्वारा किया गया। आगे देखिएगा तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा, इसको भी किसने स्वीकार किया था? तो ये भी जो संविधान सभा थी उसी के द्वारा स्वीकार किया गया और इसे मई 1949 में स्वीकार कर लिया गया। साथ साथ देखिएगा तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत इस दोनों को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया कि कौन सा गीत हम लोग का राष्ट्रीय गीत होगा और कौन सा गान राष्ट्रगान होगा। इसको भी किसने स्वीकार किया था? तो हम लोगों की संविधान सभा ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में किसने स्वीकार किया? तो इसे भी संविधान सभा के द्वारा ही स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। अब फाइनली हम लोग का संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसमें देखिएगा तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह
और 18 दिन का समय लगा। इसके लिए 11 बैठकें हुई, 60 देशों के लगभग संविधान का अवलोकन किया गया और 114 दिनों तक इस पर विचार किए गए। फिर हम लोग आगे देखें तो जो संविधान हम लोग का बनके तैयार हुआ, इसमें देखेंगे कि संविधान बनाने के लिए कौन कौन सी समितियाँ थी। हम लोगों ने जैसे आपने देखा कि 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया है, तो किस देश से कौन सा प्रावधान था जो प्रमुख प्रावधान है, हमने उसको कैसे लिया। कुछ आंतरिक स्रोत भी हैं, यानी कि जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे थे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, भारत शासन अधिनियम था, ये सब चीज़ें आ रही थी, तो उसमें से कौन सी चीज़ें हम लोग के भारत के संविधान के लिए आवश्यक थी, उसको हम लोगों ने किस तरह से बदल के अपने भारतीयकरण करके उसको अपनाया था। और साथ साथ बाहर से जो चीज़ें थी, कौन सी चीज़ें भारत के संविधान के लिए आवश्यक थी और उसको हम लोगों ने अपनाया है, उसको देखेंगे और आज फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो संविधान निर्माण के लिए जो समितियाँ बनाई गई थी, उन समितियों का क्या क्या काम था और उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जा रही थी। इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहली समिति को हम लोग देखें तो संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए जो समिति, यानी कि 3 समितियाँ ऐसी थी, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए जो समिति थी, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही थी। आगे बढ़े तो देखें कि प्रांतीय समिति, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ जो मामला था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये सरदार पटेल के द्वारा की जा रही थी। आगे बढ़िएगा तो संविधान का पूरा प्रारूप कैसा होगा, यानी कि इस प्रारूप समिति की अगर चर्चा करें तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा की जा रही थी। इसमें कभी कभी पूछ देता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। और बी आर अम्बेडकर का जो चुनाव हुआ था संविधान सभा में, कहाँ से हुआ था, ये भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो बी आर अम्बेडकर का जो चुनाव हुआ था तो पहले बंगाल से हुआ था, बंगाल से हुआ था। फिर 1947 में हम लोग का देश आज़ाद होता है और उसी में देश का विभाजन भी हो जाता है। तो जहाँ से इनका चुनाव हुआ रहता है, ये पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, तो पुनः इनका निर्वाचन बम्बई से होता है, यानी कि पहले बंगाल और फिर बाद में कहाँ चले जाते हैं, बम्बई। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे हम लोग देखें तो प्रक्रिया नियम समिति और एक था संचालन समिति। संचालन समिति बहुत बार पूछा है। संचालन समिति की अध्यक्षता किसके पास थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। फिर इसमें हम लोग देखें तो संविधान सभा, हम लोग का जो संविधान बन के जो तैयार हो गया था, उसको अब पढ़ा जाना था, यानी कि उसका वाचन होना था, उसमें त्रुटियों वगैरह को देखना था। तो संविधान सभा का जो वाचन है, इसका पहला वाचन देखिएगा तो 4 नवंबर 1948 को शुरू होता है और 9 नवंबर 1948 तक चलता है। फिर उसके बाद इसका दूसरा वाचन देखिएगा तो ये 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। और फिर इसका तीसरा वाचन देखिएगा तो 14 नवंबर 1949 को शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 को समाप्त होता है। और 26 नवंबर 1949 को ही हमारी संविधान सभा के द्वारा इसको अपना लिया जाता है। तो जो संविधान हम लोग का बनके तैयार होता है, इसमें देखिएगा तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इसको अगर हम लोग देखें तो 22 भाग जो है, हालांकि 22 का 22 ही भाग है, लेकिन अगर इसमें हम लोग देखें तो कुछ चीज़ जोड़ा गया है। जैसे नंबरिंग के हिसाब से अगर काउंट करें तो काउंट करने में हम लोग के भाग में कितना हो गया है, 25 भाग हो गया। जिसमें देखिएगा तो 4 का क, 14 का क, 9 का क और 9 का ख, 4 चीज़ें इसमें नई जोड़ी गई है। तो इसमें देखिएगा तो आपको लगेगा कि 22 और 4 26 हो जाना चाहिए, लेकिन 7 जो भाग 7 है इसको निलंबित कर दिया गया है। भाग 7 को जो है इसमें से हटा दिया गया। फिर अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन संख्या के हिसाब से गिने हम लोग तो आज ये 450 से भी अधिक हो गया है। कभी भी हम लोग 395 से 396 नहीं हो सकते हैं। गिनने के लिए तो संख्या अलग होगी, लेकिन लिखने के लिए 395 का क, ख, ग यही सब लिखा जाएगा। तो भाग 22 अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ 8। और इसके बाद देखिएगा तो इसके स्रोत पर चर्चा करते हैं हम लोग कि जो संविधान हम लोग बनाए उसका क्या स्रोत थे, कहाँ से इसको लिया गया। तो इसके 2 स्रोत थे, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक स्रोत में हम तो देखें तो जो अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर जो भी रेगुलेटिंग एक्ट, अधिनियम या जो चार्टर एक्ट था, ये सारा चीज़ जो आता रहा, भारत सुधार अधिनियम आता रहा, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें उसमें से ज़रूरत की थी उसको रखा गया। अगर हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो इसमें से लगभग समझिए कि हमारे संविधान में 250 से ऊपर प्रावधान ऐसे हैं जो हूबहू या थोड़ा बहुत उसमें हेरफेर करके
हमारे संविधान में रख लिया गया है। और जिसमें आप देखिएगा तो न्यायपालिका, अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है, CAG कैग का जो बात है, लोक सेवा आयोग है, आपात उपबंध है और प्रशासनिक विवरण है, ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। और इसके बाह्य स्रोत पर अगर हम लोग चर्चा करें तो बाह्य स्रोत में अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो ब्रिटेन को लेते हैं। तो ब्रिटेन में देखिएगा तो ब्रिटेन का जो हम लोग संविधान था या वहाँ की प्रणाली थी, शासन प्रणाली का अध्ययन किए तो उसमें लगा कि विधि का शासन होना चाहिए। यानी कि विधि का शासन पूछता है, जब विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया भी है, ये कहाँ से? ब्रिटेन से। और सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल, एकल नागरिकता। भारत में यह नियम है कि भारतीय व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता होगी। हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार का अलग से नागरिकता है और भारत के रहने वाले हैं तो भारत के लिए अलग से नागरिकता है। इस तरह की चीज़ अमेरिका में देखा जाता है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है कि व्यक्ति जिस राज्य का था उसका भी नागरिकता होता है और जो देश का है यानी कि अमेरिका का है तो अमेरिका की भी नागरिकता अलग से होती है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। भारत में रहने वाले व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता होती है और केवल भारत की नागरिकता होती है। और इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ब्रिटेन से लिए हैं। मंत्रिमंडल वाली जो प्रणाली है ये भी कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। फिर आगे हम लोग देखें तो अमेरिका से, तो ये सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल कि मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की जो चर्चा की गई है संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक, उसको हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर उसमें देखिएगा तो निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कि हम लोग यहाँ राष्ट्रपति भी होंगे लेकिन उसका निर्वाचन द्वारा आएंगे। तो उसका निर्वाचन प्रक्रिया कैसा होगा? तो ये सब हम लोग कहाँ से सीखे हैं? तो अमेरिका से। महाभियोग जैसी व्यवस्था भी कहाँ से आई है? अमेरिका से। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो ये प्रक्रिया कहाँ से आया है? अमेरिका से। आगे देखिएगा तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये हम लोग कहाँ से लाए हैं? तो अमेरिका से लाए। यानी कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? तो अमेरिका से। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये कहाँ से आया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि शक्ति का विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन होगा, इसको हम लोगों ने किस संविधान से लिया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से देखिएगा तो DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं हम लोग के संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक रखे गए हैं, जिसमें DPSP की चर्चा की गई, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। और राज्यसभा में आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का जो किसी न किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, यानी कि अपने क्षेत्र में बहुत उत्तम योगदान किया है, तो उसके लिए उनको राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया है एज ए सांसद। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? तो हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिया है कि राज्यसभा में जो ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, यानी कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रक्रिया के तहत होगा? इसको भी हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। फ्रांस से हम लोगों ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया है, यानी कि हम लोग का भारत कैसा है? गणतंत्र है। और इस व्यवस्था को हम लोगों ने कहाँ से अपनाया है? तो फ्रांस से। और फ्रांस से ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारधारा को हम लोगों ने अपने संविधान में लिया है, जो कि प्रस्तावना में आप लोग देखे होंगे। ये मूल भाव ही है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आगे हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने समवर्ती सूची ली है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में हो रहा है और यहाँ पे एक समवर्ती सूची आ जा रहा है। यहाँ पे कुछ विषय हैं जो जिस पर केवल केंद्र हम लोग के संविधान में जब देखिएगा तो दिया गया है कि जो कुछ विषय हैं जिस पर केवल केंद्र शासन अपना कानून बनाएगा, कुछ विषय हैं जिस पर केवल राज्य कानून बनाएगा, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि अगर दोनों कानून कभी टकराते हैं तो केंद्र का जो कानून होता है वही लागू होता है। तो उस समवर्ती सूची में जो विषय होंगे इस पर केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। तो इसलिए ये संविधान ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होगी ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि कभी कभी किसी कानून पे क्या होता है कि मतभेद हो जाता है और मतभेद के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ बैठाया जाता है और चर्चा पर चर्चा के पास उस पर वोटिंग होती है। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये दोनों सदनों को जो संयुक्त बैठक होगा इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से देखिएगा तो हम लोगों ने आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन। आप सभी जानते हैं कि भारत में अगर आपातकाल लगता है तो मूल अधिकार का क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है।
हम लोग जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि सभी अधिकार का निलंबन नहीं होता है, कुछ अधिकार हैं जिसका निलंबन नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे। रूस से अगर हम लोग देखें तो रूस से हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिया है। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है, यानी कि भाग 4 के क में मूल कर्तव्य की जो चर्चा की गई है, ये कहाँ से लिया है? रूस से। हालांकि जब इसको हम लोग लिए हैं तो उस समय सोवियत संघ कहलाता था। हालांकि अभी हम लोग कहीं रूस भी दे देता है, कभी सोवियत संघ भी देगा, तो उसमें परेशान नहीं होना है कि सोवियत संघ से हम लोग लिए हैं। और दूसरी चीज़ है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो विचारधारा है, ये भी कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि रूस का जब बात आएगा तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो चर्चा होगी ये रूस के संविधान से। और अगर हम लोग ऊपर देखें तो अगर फ्रांस वाले पार्ट में आप चलिएगा तो यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वाला विचारधारा है, तो ये फ्रांस के संविधान से। आगे देखें तो जापान में अगर हम लोग चले तो एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इतने सारे चीज़ें हम लोगों ने दुनिया के और संविधानों का अध्ययन करके जो चीज़ें ठीक लगी है हम लोग अपने संविधान में लेके आए हैं। इसको पूरी तरह से, कुछ को जो जैसे है वैसे ही, और कुछ को हम लोग अपने भारतीय स्वरूप में अपने काल परिस्थिति के हिसाब से ढाल के और यहाँ तक लेके आए हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि हम लोग का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान हम लोग का स्वीकार कर लिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश के लिए लागू कर दिया जाता है। और उस दिन हम लोग गणतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ों को समझे होंगे। और आगे फिर हम लोग अगली वीडियो बहुत जल्दी ही लाएंगे और धीरे धीरे हम लोग पॉलिटी की क्लास में आगे बढ़ते चलेंगे। अगर ये आपको ठीक लगता है तो इसको शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों को दिखाइएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। निश्चित रूप से आपका सारा रिवीजन होते जाएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आइएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।